Good morning students, welcome back to Apex Institute of Commerce. I am Meena. I welcome you to all your YouTube channel. Today I am going to start a new topic that are different basic terms like revenue, expense, income and expenditure. So let's start with your topic and first term is revenue. Revenue गुड्स को सेल करने से जो भी अमाउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं revenue, जिसको आप ये भी बोल सकते हैं सेल्स आपकी रिवेन्यू है। और रिवेन्यू को आप इनकम के साथ मिक्स मत कर देना, इनकम नहीं होती है, सिर्फ ये सेल करने से आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, क्योंकि इस सेल के अंदर कुछ एक्सपेंसेस भी हैं जो ऐड हैं, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे होंगे तो गुड्स खरीदने पे एक्सपेंस भी किए होंगे, तो प्रॉफिट आपको नहीं है ये। तो रिवेन्यू जितना भी अमाउंट सेल करने से आता है उसको हम रिवेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंसेस। अभी मैंने आपको बताया कि आपने गुड्स सेल किए, लेकिन उस सेल करने में आपने कुछ खर्चा भी किया होगा, तो एक्सपेंस किसको बोलते हैं? जो खर्चा आपने गुड्स को बनाने में या सेल करने में किया। अब बनाने में आप क्या लगाओगे? लेबर को वेजेस दोगे, रॉ मटेरियल भी खरीदोगे, और सेल करने में आप क्या एक्सपेंस लगाओगे? सेल्स करने के लिए आप सेल्स बॉयज़ रखोगे, किसी को कमीशन भी दोगे, पैकिंग के ऊपर भी खर्च करोगे। तो ये सारे एक्सपेंस किसके हो गए? जो सेल्स करने पे किए जाते हैं। तो यानी कि टोटल एक्सपेंस जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में या सेल करने में लगाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। और इसके एग्जांपल हो सकते हैं रॉ मटेरियल, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एंड जो भी आपके प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सोन, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो और एक इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस आता है फिक्स एसेट्स के ऊपर जो एक्सपेंस करते हैं, वो भी हमारा एक बहुत बड़े अमाउंट का एक्सपेंस होता है। लेकिन फिक्स एसेट के ऊपर जो एक्सपेंस लेना है हमने, फिक्स एसेट की वैल्यू में जो फॉल होता है वो लेना है। फिक्स एसेट्स को परचेज करने वाला एक्सपेंस नहीं लेना। यहाँ पे हमने कौन सा लेना है? फिक्स एसेट्स जो परचेज करते हैं वो एक्सपेंस नहीं लेना, वो उसके ऊपर जो वैल्यू की कमी आती है। सपोज करो कि आज आपने फिक्स एसेट परचेज की, आपने फिक्स एसेट कोई व्हीकल खरीदा, वो 1 लाख का व्हीकल आया, वो व्हीकल आपका एक्सपेंस के अंदर नहीं आएगा, लेकिन उस व्हीकल को यूज़ करने के बाद उस व्हीकल की जो वैल्यू में फॉल होगा, डिक्लाइन होगा, उसको हमने किस में लेना है? एक्सपेंस में लेना है। तो फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज आल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब बात ये आती है कि फिक्स एसेट्स के ऊपर भी तो हम कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस कर रहे हैं, वो किस में आते हैं? वो आपके आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। किस में आते हैं वो? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप चलिए इस टॉपिक को कंटिन्यू करो। तो एक्सपेंस क्या हुए? जो भी गुड्स को बनाने में और सेल करने में एक्सपेंस हुए उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इनकम। अब आपने पढ़ा रिवेन्यू के बारे में, एक आपने पढ़ा एक्सपेंसेस के बारे में। रिवेन्यू क्या था? जो भी आपकी टोटल सेल्स हैं, यानी कि आपको गुड्स को सेल करने से जो अमाउंट मिल रहा है वो आपका रिवेन्यू है। और उन गुड्स को बनाने में जो भी पैसे आपने दिए किसी को, वो आपके एक्सपेंस है। अगर आप गुड्स को सेल करने से जो पैसा आया उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो वो आपकी कहलाती है इनकम। तो एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड income. Example, suppose cost of goods sold is 40,000 and sales means revenue is equal to 50,000, then income will be 10,000, right? Next point है आपका expenditure. अब expenditure ऊपर आया था expenses, अब बोल रहे हैं हम expenditure। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर में आपने कौन सा एक्सपेंस लेना है? जो आप फिक्स एसेट्स के ऊपर स्पेंड करते हो, राइट? तो एक्सपेंडिचर इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स एसेट, यानी कि जो पैसा आप फिक्स एसेट पे खर्च करोगे वो हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर है।
अब एक्सपेंडिचर की भी दो टाइप्स हैं, एक है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू क्या होते हैं और कैपिटल क्या होते हैं? रिवेन्यू और कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ वन डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से जो हमें फ़ायदा होगा वो सिर्फ 1 साल के अंदर होगा। जैसे एग्जाम्पल से बताती हूँ कि आप अगर किसी को सैलरी दे रहे हो, जितने महीनों की सैलरी दोगे उतने महीने ही वो आपको काम करके देगा, उससे ज़्यादा आपको काम करके नहीं देगा। ठीक है, आपने 1 मंथ की सैलरी पे की, वो 1 मंथ आपके पास काम करेगा। ठीक इसी तरह से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट आपको 1 साल तक नहीं मिलेगा बल्कि कई सालों तक मिलेगा। कैसे? आपने कहा एक्सपेंडिचर होते हैं जो फिक्स एसेट्स के ऊपर स्पेंड किए जाते हैं। अगर आप फिक्स एसेट के ऊपर आज आप 1 लाख लगा रहे हो, जो व्हीकल आपने खरीदा वो व्हीकल आप कितने साल तक यूज़ करोगे? वो आपको आगे आने वाले सालों में भी तो हेल्प करेगा, उसको यूज़ करोगे। तो ये होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो एक्सपेंडिचर बेनिफिट दे सिर्फ 1 साल के अंदर उनको हम बोलते हैं हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो एक्सपेंडिचर आपको 1 ईयर से ज़्यादा टाइम तक बेनिफिट दें उनको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप ये भी कह सकते हो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का अदर नेम है एक्सपेंसेस, राइट? आप क्या कह सकते हो? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम क्या बोल देते हैं? एक्सपेंसेस बोल देते हैं। अब इसके अंदर कौन से अब एक्सपेंसेस में हमने क्या लिया था? जो एक्सपेंस गुड्स को प्रोड्यूस करने में और सेल करने में होते हैं। गुड्स को बनाने में कौन सा एक्सपेंस होता है? रॉ मटेरियल परचेज करते हो, वेजेस परचेज करते हो, रेंट, कमीशन। अब कमीशन किसी को आप एक बार दो, क्या आप वो आपको 5 सालों तक आपके कस्टमर बनाएगा? नहीं। आप उसको कमीशन अगर आप उसको देते रहते हो तो वो आपके कस्टमर बनाता रहेगा, मतलब एक्सटेंड करवाता रहेगा। अगर आप उसको कमीशन देना बंद कर दोगे तो वो आपके लिए कस्टमर बनाना भी बंद कर देगा। तो रिवेन्यू एक्सपेंस में मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सारे एक्सपेंस जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में आते हैं वो आते हैं। इसके अंदर क्या आता है? जो फिक्स एसेट्स के ऊपर एक्सपेंस करते हैं, राइट? तो एक्सपेंसेस से ही आपको पता लगा एक्सपेंडिचर के बारे में। तो जितने भी टोटल एक्सपेंस बिजनेस में होते हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं। फिक्स एसेट पर जो स्पेंड करते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाकी जो अदर एक्सपेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। टॉपिक इज़ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बारे में आपने ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ रखा है। लायबिलिटी उस अमाउंट को बोलते हैं कि जो अमाउंट हमने पे करना है। यहाँ देखो, अमाउंट विच इज़ टू बी पेड आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज़ के एग्जांपल्स क्या होते हैं? आपने पैसा किस किस को देना है? आपने पैसे देने हैं क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे आपने उधार माल खरीदा। और पैसा आपने किसको देना है? बिल्स पेबल का पैसा देना है या बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा देना है। अब ये तीनों एग्जाम्पल लायबिलिटी कैसे हैं इसको पहले हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिन लोगों से हमने माल खरीदा। पर्सन्स फ्रॉम गुड्स आर परचेज्ड। एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि मैंने किससे खरीदा? सपोज करो वाई से खरीदा। अब गुड्स, पर्सन्स फ्रॉम गुड्स आर परचेज, वो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। मैंने वाई से खरीदा और खरीदा कैसे? ऑन क्रेडिट। ये आपको ध्यान रखना है, गुड्स हम उधार पे खरीद रहे हैं ना कि नकद। अब हमने गुड्स खरीद लिए लेकिन पैसे नहीं दिए तो पैसे आपको देने पड़ेंगे, इसलिए वाई कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया। वो थोड़े टाइम बाद आपसे पैसे लेने जरूर आएगा। नेक्स्ट आता है बिल्स पेबल। अब वही हुआ, वाई आया, किसके पास आया? बिजनेस किसका था? हमने एज्यूम किया था कि अमन का बिजनेस है। वाई आया अमन के पास, क्योंकि अमन कौन है? प्रोप्राइटर है। तो वाई आया अमन के पास कि मेरे पैसे वापस दो, कि जो आपने मेरे से गुड्स खरीदे थे। अमन ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो अमन ने बोला कि अब 2 महीने बाद आना या 3 महीने बाद आना। तो वाई कहता कि अगर 3 महीने बाद भी आपने मुझे कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँगा? इस बात का क्या प्रूफ है कि आप 3 महीने बाद दे दोगे? तो क्या करता है वाई? वाई एक बिल राइट करता है। वाई कौन था? क्रेडिटर, ठीक है। तो वाई ने क्या किया? एक बिल राइट किया। उस बिल को राइट करके अमन से उसके ऊपर साइन करा लिए।
अब साइन किसने किए, अमन ने किए। तो कोई भी ऐसा बिल जिसको राइट तो कौन करता है, क्रेडिटर करता है, साइन कौन करता है, उसको डेटर करता है, और अमन ने उस बिल के ऊपर साइन करके वाई को दे दिया। अब जितने टाइम का वो बिल लिखा होगा उस बिल को वाई जो है बैंक में ले जाएगा और बैंक से पैसे ले लेगा। अब देखो ये बिल, ये एक डॉक्यूमेंट था पहले, क्या था पहले, डॉक्यूमेंट था, जिसको हमने क्या बोला, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर साइन किसने किए, अमन ने किए, मीन्स डेटर ने किए। डेटर ने साइन करके किसको दे दिया, क्रेडिटर को वापस कर दिया। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो बिल्स पेबल कब बना, वो बिल्स पेबल तब बना जब उसके ऊपर डेटर साइन कर देता है, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं आपके पैसे 3 महीने बाद या 2 महीने बाद दे दूंगा। अब इसमें 2 केसेस हुए हैं, एक हुआ क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हुआ अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमन को पैसे देने हैं, उसके लिए बिल क्या हुआ, बिल्स पेबल हुआ, क्योंकि उसने इसको एक्सेप्ट किया है, उसने इसको क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। अब वाई जो है जिसने पैसे लेने हैं उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए ये बिल रिसीवेबल है। वाई के लिए वो बिल क्या हो गया, BR मीन्स बिल्स रिसीवेबल। और इसके बारे में भी हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले वॉच करें, फिर इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो बिल एक ही होता है, उस बिल को लिखता कौन है, लिखता है डेटर, और लिखता कौन है, लिखता उसको क्रेडिटर है, एक्सेप्ट कौन करता है, डेटर। तो लिखने वाले के लिए क्या होता है, वो बिल रिसीवेबल होता है, और जो एक्सेप्ट करता है मीन्स साइन करता है उसके ऊपर, उसके लिए क्या होता है, बिल्स पेबल। जो पे कर रहा है उसके लिए लायबिलिटी। अब यहाँ पे कौन कर रहा है, अमन पे कर रहा है, तो अमन के बिजनेस के लिए क्या हो गई, ये लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो ओवर का मतलब होता है कुछ ज़्यादा हो जाना, यानी कि जो है उससे ज़्यादा हो जाना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें बैंक अपने कस्टमर को ये परमिशन दे देता है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे जमा हैं, आप इतना अमाउंट, जैसे 50,000 जमा है या 5 लाख जमा है, तो वो उनको ये परमिशन दे देते हैं कि आप 1 लाख तक का अमाउंट आप किसी भी टाइम निकाल कर यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो ये फैसिलिटी देता है सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट को हम शॉर्ट टर्म लोन भी बोलते हैं। तो जितना अमाउंट जमा है, जब उससे ज़्यादा निकाल लेंगे, अब आपको बताया अभी शॉर्ट टर्म लोन है, तो शॉर्ट टर्म लोन है तो जितने टाइम के लिए फैसिलिटी मिली हुई है, उस फैसिलिटी के ओवर होने के बाद बिजनेस को वो पैसा बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या हुई, लायबिलिटी। अब ये शॉर्ट टर्म लोन है तो कितने टाइम बाद पे करना पड़ेगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुई आपकी जितनी भी लायबिलिटीज़ थे उसके एग्जाम्पल, और वो कैसे लायबिलिटी हैं वो। उसके बाद इनका आता है लायबिलिटीज़ का क्लासिफिकेशन। लायबिलिटीज़ के 2 क्लासिफिकेशन है, एक तो लायबिलिटीज़ को करंट और नॉन करंट में डिवाइड किया गया है, दूसरा लायबिलिटीज़ को डिवाइड किया गया है इंटरनल लायबिलिटीज़ में और एक्सटर्नल लायबिलिटी में। पहले हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में। इंटरनल इन मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर, यानी कि जो पैसा किसको पे किया जाता है, बिजनेस के अंदर पे किया जाता है, वो इंटरनल लायबिलिटी है। अब बिजनेस जो है किसको पे करता है, बिजनेस के अंदर वो पे करता है ओनर को, यानी कि जो पैसा बिजनेस के मालिक को पे करना है वो क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। अब क्वेश्चन ये आता है बिजनेस के मालिक को क्या पे करना है। अब बिजनेस के मालिक को जितना पैसा उसने लगा रखा है वो तो उसको वापस करना पड़ेगा, साथ ही में उसको हर साल कुछ प्रॉफिट अर्न करके भी देना पड़ेगा। तो आप बताओगे अमाउंट विच इज़ पेड टू ओनर इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी, और इससे एग्जांपल क्या आएगा, कैपिटल और प्रॉफिट। और अमाउंट विच इज़ पेड टू आउटसाइडर, यानी कि किसी बाहर के पर्सन को देने हैं, तो वो क्या आ जाएंगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में क्या आएगा, क्रेडिटर्स बाहर के पर्सन है, और ठीक इसी तरह से अगर हमने किसी पर्सन का बिल एक्सेप्ट किया हुआ है उसको पैसा भी देना है, यानी कि उसका पैसा चाहे हम बैंक में देंगे, बैंक से ही तो लेगा वो पैसा, तो बैंक को जो पे करना है,
और या बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमने बैंक से थोड़े टाइम के लिए क्या ले रखा है, उधार ले रखा है। तो ये पैसे क्या हैं, बाहर के लोगों को देना है। तो कहने का मतलब हुआ इंटरनल लायबिलिटीज़ में एक एग्जाम्पल आपका आया कैपिटल और प्रॉफिट का, एक्सटर्नल में आपका एग्जाम्पल आया बाकी जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो सारी क्या हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, आपने करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बारे में पढ़ा ही था। करंट एसेट्स में हमें पैसा मिलता था, यानी जो पैसा 1 साल के अंदर मिले वो करंट एसेट्स थी, और जो पैसा 1 साल से मतलब और जिससे हमें फ़ायदा, जिस एसेट से फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा हो उसको हम क्या बोलते थे, नॉन करंट एसेट। अब करंट लायबिलिटीज़ में हमने पे करना है, जो पैसा हमने 1 साल के अंदर पे करना है वो करंट लायबिलिटी है, और जो पैसा हमें 1 साल से कुछ मतलब आप 1 साल के बाद पे करोगे यानी कि उसको आप क्या बोलोगे, नॉन करंट लायबिलिटी। जितने भी एग्जांपल्स हैं आपके आए, एक तो आया क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे आपके एग्जांपल हैं लायबिलिटीज़ के। क्रेडिटर्स आपका कितने टाइम में पे करोगे, विद इन 1 ईयर पे करोगे, ये आपकी क्या हुई, करंट लायबिलिटी हुई। बिल्स पेबल का पैसा भी आप 3 मंथ्स के अंदर पे कर दोगे, ये भी आपकी क्या हुई, करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपको कितने टाइम के लिए मिलता है, ये शॉर्ट टर्म लोन है, ये भी आपको 3 और 4 मंथ्स के मिलता है। तो ये सारी आपकी क्या हैं, करंट लायबिलिटीज़ है। अब नॉन करंट कौन सी है, जिसको आप मोर देन 1 पीरियड में पे कर सकते हो, उसके अंदर आपका आता है कोई भी ऐसा लोन जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा हो, वो किस में आएगा, नॉन करंट में आएगा। ठीक है, तो क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर आप साथ में लिख सकते हो अगर आप किसी पर्सन से शॉर्ट टर्म लोन लेते हो 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, वो भी आपका किस में आ जाएगा, करंट में आ जाएगा, और नॉन करंट में आ जाएंगे आपके लॉन्ग टर्म लोन। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड अर्न्ड इनकम, ये भी आपके करंट लायबिलिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये एक्सपेंसेस होते क्या है, इनकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। तो आज के लिए आपका इतना सफिशिएंट है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और ये भी लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।